तो बच्चों, जो दूसरे प्रकार का व्यवसाय है यह है संयुक्त हिंदी परिवार व्यवसाय। ये बहुत ही विशेष प्रकार का व्यवसाय है क्योंकि यह भारत में ही विशेष रूप से पाया जाता है। इस व्यवसाय में एक हिंदू परिवार अपनी पैतृक संपत्ति का इस्तेमाल कर कर एक व्यवसाय को आगे बढ़ाता है। इस प्रकार के व्यवसाय में सदस्यता लोगों को या परिवार के सदस्यों को जन्म के साथ ही मिल जाती है। भारत में हालांकि इस व्यवसाय के लिए आर्थिक रूप से कोई विशेष कानून नहीं है, किंतु यह व्यवसाय फिर भी हिंदू कानून के अंतर्गत आता है। इस तरह के व्यवसाय का संचालन जो है वो परिवार का मुखिया जो सबसे बड़ा सदस्य होता है वो करता है। उसे हम कर्ता के नाम से जानते हैं। तो कर्ता कौन हुआ? कर्ता वो व्यक्ति है जो ना केवल परिवार का मुखिया है बल्कि वो इस व्यवसाय को नियंत्रित और प्रबंधित भी करता है। कर्ता के अलावा जो परिवार के अन्य सदस्य हैं वो सहशमांशी कहलाते हैं। तो इस तरह से अगर हम इसको एक सार के रूप में व्यक्त करें तो संयुक्त हिंदू परिवार एक ऐसा व्यवसाय है जहां एक संयुक्त परिवार जो कि हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ परिवार है उसके सदस्य मिलकर इस व्यवसाय को चलाते हैं। इस व्यवसाय का नियंत्रण जो है वो परिवार के मुखिया के हाथ में होता है जिसे हम कर्ता कहते हैं, और यह व्यवसाय भारत के हिंदू कानून के अंतर्गत आता है। तो बच्चों, हमने जो ये इस प्रकार के व्यवसाय का एक परिचय देखा है, आइए इस परिचय से हम इसके कुछ मुख्य लक्षणों को या इसकी विशेषताओं को निकालते हैं। अगर हम इसकी सबसे पहली विशेषता की बात करें तो इस प्रकार के व्यवसाय का निर्माण कैसे होता है। इसके निर्माण के लिए दो मुख्य शर्तें हैं। पहली शर्त, इस तरह के व्यवसाय में परिवार के कम से कम 2 सदस्य शामिल होने चाहिए, और दूसरी शर्त, यह व्यवसाय तभी हो सकता है जब इन सदस्यों के पास परिवार की कोई पैतृक संपत्ति हो जिसका उपयोग करके ये उस व्यवसाय को चला रहे हो। सो 2 सदस्य और पैतृक संपत्ति, ये 2 मुख्य शर्तें या जरूरतें हैं इस प्रकार के व्यवसाय को करने के लिए। दूसरी विशेषता, इस प्रकार का व्यवसाय का जो नियंत्रण है वो एक व्यक्ति के हाथ में होता है जिसे हम कर्ता कहते हैं। कर्ता परिवार का मुखिया होता है। तीसरी विशेषता, इस प्रकार के व्यवसाय में क्योंकि परिवार के सदस्य ही इसे मिलकर चला रहे हैं तो एक सदस्य पैदा होते ही, परिवार के अंदर जन्म लेते ही वो इस व्यवसाय का सदस्य बन जाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस तरह का व्यवसाय नाबालिग सदस्यों को भी लेकर चलाया जा सकता है, या शायद ये इस तरह का एक इकलौता व्यवसाय है जहां नाबालिग सदस्य भी व्यवसाय का हिस्सा हो सकते हैं। चौथा, इस तरह के व्यवसाय में जो दायित्व है वो कर्ता के ऊपर तो अनिश्चित दायित्व होता है, यानी कि अगर व्यवसाय हानि में जाता है और व्यवसाय को अपने ऋण चुकाने की आवश्यकता पड़ती है तो उन ऋणों को चुकाने के लिए कर्ता के व्यक्तिगत संपत्ति का प्रयोग भी किया जा सकता है। सो कर्ता का दायित्व जो है वो अनिश्चित है। तो जितना एक सदस्य का व्यवसाय में हिस्सा या अंश है उसको उतना ही दायित्व या जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी व्यवसाय के ऋणों को चुकाने की। उस सदस्य के व्यक्तिगत संसाधनों या संपत्तियों को व्यवसाय के ऋण को चुकाने के लिए नहीं लिया जा सकता। इसकी चौथी विशेषता यह है कि इस तरह के व्यवसाय में सभी निर्णय एक व्यक्ति, जैसा कि हम देख चुके हैं, कर्ता, उसके हाथों में होता है। सभी निर्णय और सभी महत्वपूर्ण फैसले कर्ता ही लेता है। इसकी पांचवी विशेषता यह है कि इस तरह के व्यवसाय में निरंतरता बनी रहती है, क्योंकि यदि किसी कारणवश कर्ता अपना दायित्व नहीं निभा पाता या मान लेते हैं कर्ता की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद जो परिवार का अगला सबसे बड़ा सदस्य है वो कर्ता का कार्यभार संभाल लेगा और व्यवसाय निरंतर चलता रहेगा। तो बच्चों, इस तरह से हमने 5 विशेषताएं इस व्यवसाय की देखी हैं। पहली, यह व्यवसाय निर्माण या इसका निर्माण कैसे होता है, 2 सदस्य और एक पैतृक संपत्ति के साथ। दूसरा, इसका नियंत्रण कर्ता के हाथ में होता है। तीसरा, इसमें नाबालिग सदस्य भी हो सकते हैं। चौथा, दायित्व कर्ता का अनिश्चित
और अन्य सदस्यों का उनके अंश तक निश्चित या निर्धारित होता है। पांचवा, इस तरह के व्यवसाय में निरंतरता बनी रहती है। कर्ता के जाने के बाद भी यह व्यवसाय अगला जो व्यक्ति कर्ता बनने का उत्तराधिकारी होता है वो उठा सकता है। तो इन विशेषताओं से हम फिर से वही करेंगे जो हमने पिछले संगठन में किया। हम इन विशेषताओं से कुछ गुण और कुछ अवगुण निकालेंगे। तो अगर हम इस प्रकार के व्यवसाय के गुणों की बात करें तो सबसे पहला गुण इसका यह है कि इस तरह के व्यवसाय में प्रबंधन बहुत प्रभावशाली होता है, नियंत्रण बहुत प्रभावशाली होता है, क्योंकि नियंत्रण परिवार का जो सबसे बड़ा सदस्य है, जो सबसे अनुभवी भी है, वो इस तरह के व्यवसाय को प्रबंधित करता है और उसकी पूरे परिवार में बात मानी जाती है, तो निर्णय बड़े ही मजबूत तरीके से यहां पर लिए जाते हैं। दूसरा, सदस्यों की जो जिम्मेदारी है, दायित्व है, वो सीमित है। तो सदस्यों को इस बात की परेशानी नहीं होती कि व्यवसाय के ऋणों को चुकाने के लिए उनका जो व्यक्तिगत संपत्ति है वो जा सकती है, इसकी उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। और तीसरा जो इसका गुण है वो यह है कि इस तरह का व्यवसाय निरंतर चलते रहता है। एक व्यक्ति के जाने या उसकी मृत्यु आदि होने से व्यवसाय की निरंतरता पर असर नहीं पड़ता। लेकिन साथ साथ इसके कुछ अवगुण भी हैं। इसका एक अवगुण तो यही है कि जो कर्ता है, जो इतनी मेहनत कर रहा है व्यवसाय के लिए, उसे अनिश्चित भार और दायित्व उठाना पड़ता है। यदि व्यवसाय में बहुत ऋण या बहुत हानि हो जाए तो कर्ता का जो उसकी व्यक्तिगत संपत्ति है वो भी छीन सकती है। दूसरा, क्योंकि एक व्यक्ति जो कि जरूरी नहीं है कि वो प्रबंधन का प्रशिक्षण लेकर आया होगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है, तो वो व्यक्ति इस तरह के व्यवसाय को प्रबंधित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के व्यवसाय के प्रबंधन में कुशलता की कमी आती है। तो हो सकता है कर्ता उन प्रबंधन के गुणों में उतना कुशल या सक्षम ना हो, इसलिए एक ये जिसकी कमी निकल कर आती है कि इस तरह के व्यवसाय का प्रबंधन उतना अच्छा नहीं होता कई बार। बच्चों, अब हम जो तीसरे प्रकार के व्यावसायिक संगठन की बात करने जा रहे हैं, ये एक बड़ा विशेष व्यावसायिक संगठन है, क्योंकि ये व्यवसाय होने के साथ साथ ये इसके अंदर सामाजिक कल्याण और एक समाजवाद की भावना भी छिपी हुई है। ये व्यावसायिक संगठन है सहकारी समिति। सहकारी शब्द का मतलब होता है एक साथ एकजुट होकर मिलकर काम करना, सहकार्य यानी साथ मिलकर कार्य करना। तो सहकारी समिति एक ऐसा व्यावसायिक संगठन है जहां कुछ व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से मिलकर अपने सदस्यों के कल्याण के उद्देश्य हेतु एक व्यवसाय की स्थापना करते हैं। इस व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है व्यवसाय से जुड़े हुए सभी सदस्यों का कल्याण करना या उनके कल्याण से जुड़े हुए कार्यों को बढ़ावा देना। भारत में इस तरह का व्यवसाय कानूनी तौर पर सहकारी समिति अधिनियम सन 1912 के अंतर्गत आता है। इसका अर्थ यह है कि अगर हम इस तरह का व्यवसाय करना चाहते हैं तो हमें हमारे व्यवसाय को इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत करवाना पड़ेगा।